हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के चैनल में फिर से स्वागत है। तो ये जो पीडीएफ है वो हमारी पेपर बी से रिलेटेड 4B से रिलेटेड है वीडियो ये, और पार्ट जो है वो पार्ट 8 है। तो उम्मीद है क्वेश्चन सबने पढ़ाई कर ली होगी। ये लास्ट वीडियो है मेरी तरफ से, सॉरी लेट वीडियो बहुत ज़्यादा डाली, और कल मैंने कुछ पॉइंट्स समझाए थे और कुछ मेरे को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो लगे वो मैंने बना दिए हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 122 से, जो कहता है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक संतुलन व प्रगतिशील विकास है। ये किसने कहा है कि शिक्षा जो है वो जन्मजात शक्तियों का एक स्वाभाविक और संतुलन प्रगतिशील विकास है। ये जो डेफिनेशन है वो ऑप्शन नंबर डी होगा ना। ऑप्शन नंबर ए फ्रॉबेल, बी रॉस, या सी जॉन डीवी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 103, जो कहता है कि एक अध्ययन क्षेत्र में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ए निजी पाठ्य वस्तु होना, बी निजी क्रियाएं होना, सी निजी विधियों का होना, और डी शोध की निजी विधियां होना, सी चिंतन का क्षेत्र होना। तो ये एक अध्ययन क्षेत्र में ये सारे ही चीज़ों का होना, ये विशेषताओं का समावेश होना ज़रूरी है, तभी वो क्षेत्र जो है वो बेहतर और अच्छा माना जा सकता है। ऑप्शन नंबर एफ इसलिए मैंने ऑप्शन में डाला है कि ताकि आपको सारे ही पॉइंट पता चल जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, जो कहता है कि दार्शनिक विचारधाराओं के अनुसार पुस्तकों में किस बातों का समावेश होना चाहिए। ये बातों का होना चाहिए, को नहीं, बातों का समावेश होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, इन पुस्तकों में बच्चों को पढ़ने के लिए दबाव हो, बी जिनमें जनतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद हो, सी समाज का बहिष्कार करना, या डी ये सभी। तो नॉर्मल सी बात है, इसका बहुत ही आंसर इजी है, ऑप्शन नंबर बी, जिनमें जनतंत्र, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद हो, उस तरह पुस्तकों में इन बातों का ध्यान और समावेश होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 105, जो कहता है प्रबंधन क्या है। प्रबंधन क्या है। ए जिसमें समस्या होती है, बी जिसमें मानव समूह से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जा सके, सी संसाधनों का समावेश, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंधन है मैनेजमेंट जो जिसको कहते हैं तो वो जिसमें मानव समूह जो है वो अपनी समस्याओं का समाधान करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 106, जो कहता है कि स्कूल में प्रबंधन कार्य को करने में किस तरह की सहायता करता है। स्कूल जो में प्रबंधन कार्य मतलब किस तरह से हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि कार्य को सुचारू रूप से संचालन करने में मदद करता है, बी प्रबंधन व्यक्तियों के समूह से संबंध रखने तथा उनकी क्रियाओं में समन्वय स्थापित करता है, या सी ए और बी, या डी कार्य करने में अधिक खर्च करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये दोनों ही चीज़ें ए और बी दोनों ही हैं जो कि स्कूल कार्य में प्रबंधन इस तरह से हमारी मदद करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्कूल प्रबंधन प्रक्रिया को क्रम से लगाइए। तो ये कुछ ए 1 पे बजट, 2 योजना, 3 स्टाफ, 4 संगठन, 5 दिशा, 6 तालमेल, 7th रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, 8th जो है वो मूल्यांकन, और 9th है नियंत्रण। तो इसको स्टेप से लगाना है कि सबसे पहले कौन आएगा, क्रमबद्ध तरीके से अरेंज करना है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन, मैंने आंसर मेंशन नहीं किया है, इसका राइट आंसर मैं आपको बताती हूँ कौन सा होगा। 1 मिनट, इसका मैं आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बता दूंगी। आई थिंक इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारा 5th 1 2 जो है। 1 मिनट, योजना करना, और हाँ इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन मैं आपको एक बार चेक करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दूंगी, ठीक है। और आप लोग भी देखिएगा इस क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, जो कहता है कि विद्यालय शिक्षा को कौन से वर्गों में बांटता है।
तो शिक्षा को जो है ऑप्शन नंबर ए कहता है प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, बी माध्यमिक विद्यालय, सी उच्च माध्यमिक विद्यालय या डी ये सभी। तो विद्यालय शिक्षा जो है वो कई वर्गों में बटी हुई है। ऑप्शन नंबर डी प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं। प्राथमिक विद्यालय दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी स्कूल जो होते हैं वो एक होते हैं निम्न प्राथमिक और एक होते हैं उच्च प्राथमिक, जिसमें से निम्न प्राथमिक में 1 to 5th क्लास आती है और उच्च प्राथमिक में 6 to 8 क्लास को कहा जाता है। माध्यमिक जो सेकेंडरी स्कूल होते हैं उनको भी दो भागों में विभाजित किया गया है, जो कि माध्यमिक विद्यालय जो कि 6 to 10 और उच्च वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जो कि 6 to 12 होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि माध्यमिक विद्यालय में कौन सी कक्षा के बच्चे को पढ़ाया जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर आता है कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय। पहला है केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय जो कि 1 to 12th क्लास तक होते हैं, वो वाले विद्यालय। दूसरा जो है वो नवोदय विद्यालय जो कि 6 to 12th के कक्षा तक होते हैं, तो नवोदय विद्यालय, ये दोनों विद्यालय संचालित करते हैं केंद्र सरकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है 109, जो कहता है कि नवोदय विद्यालय का खोलने का क्या कारण था और क्या उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर ए जो कहता है कि सभी बालकों को शिक्षित करना, बी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली छात्रों को शिक्षित करना, सी ए और बी या डी केवल शहर के बच्चों को शिक्षित करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों को शिक्षित करना था। नवोदय विद्यालय का जो मेन उद्देश्य जो था ये था कि ग्रामीण स्तर पर जो बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है, जो जिनको स्कूल्स प्रोवाइड नहीं हो पाते हैं, और वहाँ पे जो बच्चे होते हैं जिनको पढ़ने का, प्रतिभाशाली छात्रों और जो भी पढ़ने के बच्चे हैं उनको प्रोवाइड करना, ताकि वो उनको ही मतलब जो इस तरह के गांव वाले इलाकों में इस तरह की जगहों पे नवोदय विद्यालय ज़्यादातर मिलते हैं, ताकि बच्चों को एजुकेट किया जा सके। और इसमें ज़्यादा ग्रामीण इलाके क्षेत्र के ही बच्चे होते हैं। ठीक है, उनको शिक्षित करना था, मेन मोटिव था, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के इलाकों के बच्चों को करना था नवोदय विद्यालय का, ये सबसे ज़्यादा बड़ा उद्देश्य माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 जो कहता है कि निऔपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए उन बच्चों के लिए जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, बी जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, सी केवल 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ते हैं, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, निरौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, जिसमें जो उन बच्चों के लिए था ये शिक्षा जो बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं किसी रीज़न की वजह से, या उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, या स्कूल दूर होते हैं, या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से वो बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं, और उनके घर वाले जो होते हैं उनको काम कराना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो इन बच्चों के लिए जो था वो निऔपचारिक शिक्षा बनाया गया, ताकि उन बच्चों को भी एजुकेट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है क्वेश्चन नंबर 111 जो कहता है कि शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने का क्या अर्थ था। ए बच्चों को अनुशासन में रखना, बी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करवाना, सी सुविधाओं की कमी को पूरा करना, या डी ये सभी। तो कल की वीडियो में भी मैंने इस चीज़ को समझाया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने का जो अर्थ था वो था कि हर बच्चे को जो प्राथमिक शिक्षा जो है वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए, और ये अनिवार्य माना गया। इसलिए सार्वभौमिक शिक्षा का जो था इन स्कीम को या इसको लागू किया गया, ताकि बच्चों को एजुकेट किया जा सके प्राथमिक स्तर पर अच्छे लेवल पर। तो ये था इसका अर्थ था शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112। इस यूनिट में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है। वो बहुत ज़्यादा इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान आरंभ करने का प्रस्ताव किसने दिया। कल भी मैंने इसको समझाया था। ऑप्शन नंबर जो बोलता है कि कोठारी कमीशन जो कि 1964 से 1966 तक रहा, बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई शिक्षा नीति और 1986, या सी राममूर्ति समीक्षा समिति ने 1919 को।
और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान था वो आरंभ करने का प्रस्ताव जो था वो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने दिया था, जो कि 1986 में इन्होंने जोर दिया था कि इसका प्रस्ताव आरंभ किया और रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान की संशोधित शिक्षा नीति कब हुई। कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की जो हमारी संशोधित शिक्षा नीति थी वो थी हमारी, इसका राइट जो आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। मैंने मेंशन नहीं किया, 1992 में जो हमारा नई शिक्षा नीति आई, जिसमें कुछ ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान के लिए भी कुछ संशोधन किए गए, जो कि ये थे ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन में जो 86 में जो आई थी उसमें ये था कि 2 कमरे होने चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, और सारी सुविधाएं जो होनी चाहिए वो सारी भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, और एक क्लास में जो है एक स्कूल में जो है वो 2 टीचरों का होना आवश्यक है एक कक्षा में। लेकिन जब ये जो संशोधित शिक्षा नीति आई, जो कि 1992 में नई शिक्षा नीति जो आई, इसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में जो संशोधन किया वो ये किया कि जो रूम है वो 3 कमरों का होना चाहिए, और एक विद्यालय में कम से कम 3 शिक्षकों का होना आवश्यक है, और जो उसमें अध्यापक होंगे उसमें ये बोला इन्होंने कि 50% जो है वो महिलाएं ही अध्यापक रहेंगी, 50% उनको रिजर्व कर दिया गया। ये सारे प्रस्ताव रखे गए। तो ब्लैक बोर्ड में ये कुछ चेंजेस आए, और भौतिक सुविधाओं की बात की गई कि बच्चों को वो सारी भौतिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जो एक विद्यालय में होनी चाहिए। तो ये संशोधन के बाद ये थोड़े से चेंजेस आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 114, जो कहता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान का क्या उद्देश्य रहा। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि शिक्षा के स्तर को सुधारना और गुणवत्ता लाना, ठीक है, अच्छा बनाना, या बी अन्य शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना, या सी ए और बी, या डी निःशुल्क शिक्षा ना प्रदान करना। तो ब्लैक बोर्ड अभियान का अभी मैंने बताया था कि मेन मोटिव ये था कि शिक्षा के जो स्तर है उसमें सुधार करना और उसमें गुणवत्ता लाना और शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना, ये मेन मोटिव था इनका। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, जो कहता है कि संशोधित शिक्षा नीति 1992 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में और किस बात को बढ़ावा देने की बात कही गई। मतलब अभी मैंने समझाया जो चीज़। ऑप्शन नंबर ए कि प्राथमिक विद्यालय के लिए प्रत्येक मौसम में उपयोगी योग्य 3 बड़े कमरों की व्यवस्था होनी चाहिए। बी प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 3 शिक्षकों को काम करना चाहिए, और सी शिक्षकों में 50% महिलाएं ही होंगी, ये प्रस्ताव बोला गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। ये तीनों ही चीज़ें सही हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारी 1992 की जो नई शिक्षा नीति थी उसके अनुसार बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, जो कहता है कि वाइट कॉलर जॉब की प्रवृत्ति को जन्म किसने दिया था। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए टैगोर ने, बी लॉर्ड मैकल ने, या सी लॉर्ड विलियम ने, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉर्ड मैकाले ने इसको जन्म दिया था। इनका ये विचार था कि जो वर्क तो जो इंडियंस होंगे वो उनकी शक्ल, उनका व्यवहार, उनका वो सारी चीज़, उनकी शक्ल वो इंडियंस ही रहेंगे, और लेकिन जो उनकी शक्ल है वो किस तरह से कपड़ा पहनते हैं या जो भी चीज़ें हैं वो इंडियन ही रहेंगी, लेकिन जो उनका दिमाग है वो अंग्रेज़ों की तरह होना चाहिए और अंग्रेज़ों की तरह ही काम करना होना चाहिए। मतलब उनका मानना था कि इंसान तो वो हिंदुस्तानी या इंडियंस रहेगा, लेकिन वर्क जो है वो अंग्रेज़ों की तरह करेगा, वो खूबियाँ जो हैं वो अंग्रेज़ों की तरह होनी चाहिए उसमें। ये इनका मानना इन्होंने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, जो कहता है कि समायोजन उपयोगी उत्पादन कार्य का सुझाव किसने दिया और कब। ए ईश्वर भाई पटेल कमेटी 1977, बी रेड्डी समिति 1992, सी शिक्षा नीति 1986, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर, ये सुझाव जो है वो हमारा ईश्वर भाई पटेल कमेटी 1977 में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 118, जो कहता है कि तकनीकी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए फ्रांस
बी लैटिन, सी ग्रीक या डी अंग्रेज़ी। तो तकनीकी शब्द जो है वो हमारा ग्रीक भाषा से लिया गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119 जो कहता है कि टेक्निक्स का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए विज्ञान, बी संस्कृति या सी कला या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इसका अर्थ जो है वो है कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 जो कहता है कि NCERT के क्या कार्य थे। NCERT के क्या कार्य थे वो मैंने सारे पॉइंट मेंशन कर दिए हैं क्वेश्चन में ही। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि पाठ्यक्रम और अनुदेशन सामग्री, शिक्षण विधियों, मूल्यांकन विधियों, शिक्षक सहायक सामग्री, किस्ट और उपकरण, अधिगम संसाधनों का विकास करना। बी शिक्षकों, अध्यापक, शिक्षकों और दूसरे शिक्षा संबंधी कर्मचारियों के लिए सेवा पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करवाना। सी शैक्षिक अनुसंधान को आयोजित करना, शैक्षिक विधियों और गतिविधियों में सुधार करना, शिक्षा के संबंधी सभी मामलों पर सूचना को प्रस्तावित करना, या डी ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। जो NCERT का जो कार्य था ये सारे ही थे कि सामग्री, विधियों, मूल्यांकन, सहायक शिक्षा सामग्री, किट्स, अधिगम संसाधनों का विकास करवाना, विद्यालय में अध्यापकों को सेमिनार वगैरह ये सारी चीज़ों को प्रोवाइड करना ताकि अध्यापक को प्रशिक्षण दिया जा सके, गतिविधियों में आयोजन करना, अनुसंधान आयोजित करना। ठीक है, तो ये सारे ही NCERT के कार्य माने गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 जो कहता है कि NCERT की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि 1 सितंबर 1961, बी 2 दिसंबर 1967, सी 1 नवंबर 1961 या डी 1 अक्टूबर 1961। तो NCERT की जो स्थापना थी वो 1 सितंबर 1961 को हुई थी। ये ध्यान रखिएगा, गलतियाँ हो सकती हैं इसमें, तो अच्छे से याद करिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 जो कहता है कि सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट किसके अंतर्गत रजिस्टर्ड हुआ था। ए 1860 के अंतर्गत, बी 1960 के, सी 1765 के या डी 1875 के। तो 1860 के अंतर्गत ये एक्ट जो था वो रजिस्टर हुआ था, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, ईयर पूछ सकता है इसमें, तो 1860। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन 1 मिनट 1 मिनट नेक्स्ट दो इम्पॉर्टेंट लगे मुझे जो कि पूछ सकता है फुल फॉर्म। तो SITE सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न उपग्रह अनुदेशनात्मक दूरदर्शन। CCTV की फुल फॉर्म है क्लोज सर्किट टेलीविज़न, क्लोज सर्किट दूरदर्शन। ठीक है, ये फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि NCERT एक जो NCERT है वो एक नीति निर्धारक निकाय है। पूछ सकता है कि NCERT किस प्रकार का है, तो नीति निर्धारक निकाय है। और NCERT के अध्यक्ष केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री का होता है, मतलब विकास मंत्री का होता है। जो NCERT का अध्यक्ष होता है वो कहाँ का होता है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री का होता है, मतलब वहाँ का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 123 जो कहता है कि शिक्षा शास्त्र का अध्ययन क्या है। ए किसी विषय को अध्ययन करने वाली विधियों को शिक्षा शास्त्र कहा जाता है, या बी शिक्षा शास्त्र का विषय, या सी ए और बी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। शिक्षा शास्त्र जो वो है जिसमें हम किसी विषय को पढ़ाने के लिए जितनी भी विधियों का और उस सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं उसी को हम शिक्षा शास्त्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
और शिक्षा शास्त्र का दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा प्लस शास्त्र। शिक्षा का अर्थ होता है विज्ञान और शास्त्र का अर्थ होता है पेडागोजी। ठीक है, तो ये दोनों अर्थ बताए गए हैं। ये थे कुछ क्वेश्चन। कुछ पॉइंट और हैं, मैं आपको बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जो कि है पाठ्य पुस्तकों में मूल्यांकन के लिए मापदंड कौन कौन से स्केल को देखना पड़ता है। प्रकाशन सामग्री, पुस्तक का नाम, लेखक, लेखकगण, प्रकाशन पृष्ठों की संख्या, पुस्तकों का मूल्य, कॉपीराइट की डेट ऑफ कॉपीराइट और संख्यात्मक, बिल्कुल निष्कृष्ट, निष्कृष्ट, समान और अच्छा। इन सारी चीज़ों को देखकर हम किसी भी पुस्तक को मतलब अच्छा और बुरा बताते हैं या अच्छा है। पुस्तकों में यांत्रिक तत्व, पुस्तक का आकार कैसा है, जिल्द कैसी है, छपाई कैसी है, कागज़ कैसा है, उसकी चौड़ाई कैसी है, संगठन कैसा है, प्रस्तुतिकरण उस बुक में किस तरह से, एग्जाम्पल्स किस तरह से दिए गए हैं, एग्जाम्पल में शुद्धता है कि नहीं, गुणवत्ता है कि नहीं, वस्तुनिष्ठ, उपयुक्त, अनुपात और स्पष्टता, मानचित्र, चार्ट, ग्राफ, उसमें शुद्धता होना, अभ्यास प्रश्न, पाठ्य पुस्तक के संबंध, उनकी व्यापकता, प्रेरित शक्ति, विश्वसनीयता। और नेक्स्ट ये 2-3 पॉइंट हैं जिसमें, और नेक्स्ट है हमारा एनसीईआरटी की जो भूमिकाएं हैं वो क्या है कि क्षेत्रीय शैक्षिक महाविद्यालयों के प्रकाशन की निगरानी करना, स्कूल शिक्षा सुधार के लिए शिक्षा की सभी शाखाओं में अनुसंधान में सहायता करना, उन्हें बढ़ावा देना, उनमें समन्वय स्थापित करना, शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व और कालीन शिक्षकों के कार्यक्रमों की व्यवस्था करवाना, विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के लिए हैंडबुक तैयार करवाना, विज्ञान तकनीक सामाजिक विज्ञान स्कॉलरशिप पुरस्कृत प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की खोज करना, और जो बोला उन्होंने कि सभी क्षेत्रों में रिसर्च को बढ़ावा देना, व्यवस्था करना, सहायता प्रदान करना, विधियों और कार्य व्यवहारों में सुधार लाना, ये सारी भूमिका है एनसीईआरटी की। और सर्वे और जांच करना, तो ये एनसीईआरटी के कार्य में भी आ सकते हैं। और इसमें ऊपर लिखा भी है कि 1 सितंबर 1961 को जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट जो है पॉइंट जो मैं बता रही हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान की गतिविधियों के संबंध में मुख्य रूप से निम्न है: अनुसंधान और विकास, सेवाकालीन प्रशिक्षण और प्रकाशन करना और वितरण करना। नेक्स्ट जो बताया है परिप्रेक्षण का अर्थ निरीक्षण से भिन्न है। मॉनिटर कंप्यूटर के उपकरण में होता है जो कभी कार्यक्रम में किया जाता है। परिवेक्षण की विशेषताएं क्या है, जो कि निरंतर चलती रहती है। इसमें जवाबदेही को ध्यान रखना पड़ता है, इसमें हमें आकलन निदान सब होता है, कमज़ोरियों का पता लगाते हैं और उपचार करते हैं। फिर इसमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है, कार्यों में निरंतर सुधार होता रहता है, आकलन होता रहता है, उपचार होते हैं इसमें, और ये हमेशा चलते रहते हैं, कभी रुकता नहीं है। साथ में गहनता, क्योंकि इसमें निदान के साथ साथ उपचार भी किया जाता है। फिर आता है लाभ, ये सेम वही पॉइंट है जो मैंने अभी ऊपर समझाए हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा, बस यही इम्पोर्टेंट है पॉइंट। तो हमारा जो पेपर 4B है वो कंप्लीट हो गई है। इतना आप लोग पढ़ लेंगे तो काफ़ी है। और 25 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से हमें 20 अटैम्प्ट करने होंगे, तो प्लीज़ ध्यान से करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। कुछ क्वेश्चंस घुमा के पूछ सकते हैं टॉपिक, लेकिन आप अगर ध्यान से सॉल्व करेंगे तो इजी आएंगे। नॉलेज एंड करिकुलम का पेपर और असेसमेंट फॉर लर्निंग का पेपर बच्चे कह रहे थे ठीक था, थोड़ा सा नॉलेज एंड करिकुलम के लिए बोल रहे थे कि थोड़ा सा टिपिकल था, लेकिन ठीक था ये बोला। और आज और भी बच्चों का पेपर है, उन्होंने कहा कि अच्छा पेपर आया था। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे नए। उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करिए। कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो देखिए और जितने भी पॉइंट्स हैं उसको रीड कर लीजिए अच्छे से। और पेपर 3 की जो PDF है मैं आपको शाम तक भेज दूँगी, आप रीड कर लीजिएगा। वो पेपर आपका अच्छे से जाएगा, ईजी है वो पेपर। थोड़ा सा इन दोनों में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको PDF में मिलती रहे।
तो मेरी तरफ से पेपर 4 भी है वो कंप्लीट हो चुकी है। इस मैंने जितना पॉसिबल हो सकता था उतने क्वेश्चन जो बता दिए इतने हो सकते हैं, और आपको जो बेहतर लगे आप पढ़िए। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू ऑल।